बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब भट्टी साहब, बात आप कर रहे थे ऑर्डर 14 CPC 1908 की, जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से रिलेटेड है। बड़ा अहम प्रोविजन है CPC में, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ आर द इश्यूज एग्रीड अपॉन। बात दरअसल ये है कि जब किसी सिविल सूट के अंदर डिफेंडेंट पार्टी किसी हकीकत को, किसी फैक्ट को मान लेती है तो उसका एडमिशन आ जाता है, और उस एडमिशन की बिना पे जो एडमिटेड फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुतनाज़िया होते ही नहीं है। वो जब तस्लीम कर लिया गया है तो मामला ही ख़त्म हो गया। ऑर्डर 14 कहता है कि मुतनाज़िया जो फैक्ट्स हैं, इश्यूज अराइज, ये है ऑर्डर 14 रूल 1। इश्यूज अराइज when a material proposition of fact or law is affirmed by the one party and denied by the other। एक पार्टी मानती है, दूसरी इनकार कर देती है। एक मानता है, दूसरा मुकर जाता है। अब जब एक मान रहा हो, दूसरा मुकर रहा हो, तो मामला तो मुतनाज़िया हो गया जनाब, रौला तो पड़ गया। जब रौला पड़ गया तो फिर मुतनाज़िया फैक्ट्स के ऊपर इशू फ्रेम होंगे, और वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है वो ऑर्डर 14 के तहत होंगे। इसमें इशू फ्रेमिंग के हवाले से जो रूल 5 है वो है पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट द इश्यूज। बड़ा अहम रूल है ऑर्डर 14 का, जिस तरह रूल 1 है। क्लास 1 कहती है कि द कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग ए डिग्री अमेंड द इश्यूज और फ्रेम एडिशनल इश्यूज ऑन सच टर्म्स एट इट थिंक्स फिट, एंड ऑल सच अमेंडमेंट्स आर एडिशनल इश्यूज as may be necessary for determining the matters in controversy between the parties shall be so made or framed। और सेकंड क्लास क्या कहती है? कहती है द कोर्ट में आल्सो एट एनी टाइम बिफोर पासिंग ए डेक्रे स्ट्राइक आउट एनी इश्यूज दैट अपीयर टू इट टू बी रॉन्गली फ्रेम्ड और इंट्रोड्यूस्ड। मामला वही आ गया कि अदालत के पास इख्तियार है कि वो कोई भी इशू ऐड कर सकती है, शामिल कर सकती है, एडिशनल इश्यूज फ्रेम कर सकती है, इश्यूज के अंदर तरमीम कर सकती है, या अगर रॉन्गली इशू डिटरमिन हो गए हैं तो उसको हदफ भी कर सकती है, उसको खत्म भी कर सकती है। स्ट्राइक आउट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, स्ट्राइक आउट कर सकती है, फारग खरों बार काट देना। वो इशू किसी काम का नहीं है, 0/0। अदालत के पास इख्तियार है ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत। बात दरअसल ये है कि जो पार्टीज टू सूट है वो जो नेसेसरी इशू फ्रेम है उनकी निशानदही करने के पाबंद है। पार्टीज विजिलेंट होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनको उनसे मुतनाज़िया अमूर हैं जिन पर इशू फ्रेम होने चाहिए। ये बात एक फैसले में कही गई है 2015 MLD पेज है 1627 में। और इशू फ्रेमिंग के वक्त पार्टीज को मुख्तात रहना चाहिए और प्लीडिंग के मुताबिक तमाम मुतनाज़िया जो अमूर हैं उनके ऊपर इशू फ्रेम करवाने चाहिए। ये बात 2012 YLR पेज है 1379 और 2006 CLC पेज है 1430 और 2011 YLR पेज है 1746। इसमें ये बात कही गई है।
अगर मामला आ जाता है किसी सिविल सूट में जूरिस्डिक्शन का, वो जूरिस्डिक्शन टेरिटोरियल भी हो सकती है, पिकुनरी भी हो सकती है, या दीगर किसी कानूनी एतराज के ऊपर इशू फ्रेम करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए शहादत की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। मामला मुतनाज़ा नहीं है इसका जुरिस्डिक्शन का या किसी कानूनी एतराज़ का, उसके ऊपर इशू फ्रेम करना ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए शहादत नहीं आएगी। एडमिटेड फैक्ट है, अदालत को पता है। ये बात एक फैसले में कही गई और वो रिपोर्ट किया गया 2012 YLR पेज है 206 में। और एक बड़ी टेक्निकल सी बात है भट्टी साहब, वो ये है कि अगर किसी फैक्ट के ऊपर इशू फ्रेम ना भी किया जाए तो फ्री कैन की शहादत की वजह से उस फैक्ट का फैसला किया जा सकता है, फिर भी फैसला किया जा सकता है अगर इशू फ्रेम होने से रह गया है। फ्री कैन की शहादत उस पर आ गई है, उस इशू के ऊपर। अब उस मामले पे जिस पे शहादत आ गई है, हुआ इशू फ्रेमिंग में रह गया, तो फ्री कैन की शहादत की वजह से उसका फैसला उस मामले का किया जा सकता है। इसकी सपोर्ट में भट्टी साहब जो हम दे सकते हैं केस लॉज, वो हैं 2004 SCMR पेज है 1130। उसके बाद 2004 SCMR पेज है 1219 और 2004 SCMR पेज है 1524। 2011 PLD लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, पेज है 522 में। 2004 SCJ पेज है 332। अब बात आ गई फिर ऑर्डर 14 के रूल 5। सबसे अहम रूल यही है, बाकी भी अहम है लेकिन ये थोड़ा सा आए रोज उससे फटा पड़ता है जी। अदालत डिग्री जारी करने से पहले किसी वक्त भी किसी भी इशू में जो मुतनाज़ा अमूर के मुतल्लिक़ा इशू फ्रेम हुए हैं उसके अंदर तरमीम कर सकती है, एडिशनल इशू फ्रेम कर सकती है। इसकी सपोर्ट में जो हम केसला दे सकते हैं वो है 2011 MLD पेज है 454 और 2006 PLJ लाहौर हाई कोर्ट पेज है 252। और अगर किसी मामले को तस्लीम कर लिया गया है तो सिर्फ एडिशनल इशू फ्रेम ना करने या गलत इशू फ्रेम करने की वजह से डिग्री मंसूख नहीं की जाएगी। ये बात कही गई थी 2011 PLD लाहौर हाई कोर्ट 522 में, क्योंकि पहले ही तस्लीम शुदा मामला है तो फिर इशू वाला मामला तो सेकेंडरी आ गया। जब तस्लीम हो गया तो एडमिटेड मामला है, एडमिटेड फैक्ट है, उसको नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। आर्टिकल 113 के OS 1984 का फिर वो मामला आ गया सामने। अदालत के इशू फ्रेम ना करने की सजा किसी भी पार्टी को नहीं दी जा सकती। इशू फ्रेम ना करना जो है वो क्योरेबल नहीं है, ये एक बड़ी मिस्टेक है अदालत के एंड के ऊपर। ये बात कही गई थी 2005 CLC पेज है 970 में। और इशू फ्रेम किए बगैर लिमिटेशन के मुताल्लिक या रेस जुडिकाटा के मुताल्लिक कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। जब इशू फ्रेम होंगे देन रेस जुडिकाटा का फैसला होगा, देन लिमिटेशन के अमूर का फैसला होगा, उससे पहले नहीं। ये बात कही गई थी 2011 CLC पेज है 208 में। और अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर एडिशनल इशू फ्रेम करने के लिए एप्लीकेशन ना गुजारी जाए 14/5 की, तो इस वजह से ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में एडिशनल इशू फ्रेम करने के लिए दरखास्त नहीं गुजारी गई। तो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज करने आप क्या लेने आ गए हैं?
ये रेशो डिसेंट आई थी इस मुकदमे में, जो रिपोर्ट किया गया था 2010 CLC, पेज है 680 में। उसके अलावा ट्रायल कोर्ट के पास इख्तियार है कि कोई ऐसा इशू भी फ्रेम किया जा सकता है जो प्लीडिंग्स के अंदर नहीं उठाया गया। प्लीडिंग्स के अंदर उस इशू को उठाया नहीं गया, लेकिन ट्रायल कोर्ट के सामने आ गया, दौरान शहादत आ गया। देन जनाब ट्रायल कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो ऐसा इशू फ्रेम कर सकती है जो कि प्लीडिंग में नहीं उठाया गया। ये बात कही गई थी 2010 CLC, पेज है 1295 में। और अगर ड्यूरिंग ट्रायल के दौरानिए में कोई इशू फ्रेम ना किया जाए तो अपील में ऐसा इशू रेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में जनाब सोए हुए थे। अब अपील के अंदर ऐसा इशू रेज नहीं किया जा सकता। ये बात 2010 PLJ लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 6070, इसमें ये बात कही गई थी। और अगर कोई इशू शहादत तलब हो तो उसे प्राइमरी इशू कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो प्राइमरी इशू हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें शहादत तलब करना बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। उस वक्त तक जब तक शहादत आनी नहीं है, बात क्लियर नहीं होनी, इसलिए ये इब्तदाई इशू नहीं है। ये बात 2009 CLC, पेज 46 में इसको कहा गया है। और अगर गलत इस्तेमाल हो गया है ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत गलत इशू फ्रेम होने के खिलाफ, अब क्या होगा? अगर गलत इशू फ्रेम कर चुकी है अदालत, देन क्या होगा? उसके खिलाफ रिवीजन होगी, क्योंकि ये एरर ऑफ लॉ है। अदालत ने गलत इशू फ्रेम कर दिए हैं, अब इसके खिलाफ निगरानी होगी, निगरानी मेंटेनेबल होगी, अपील नहीं होगी। ये बात मुख्तलिफ केसेस में रिपोर्ट की गई, हम अपनी सपोर्ट में दे सकते हैं। 2009 SCMR, पेज है 1256, और 2008 SCMR, पेज है 1385, और 2005 CLC, पेज है 970, और 2005 MLD, पेज है 280। और उसके बाद मामला आ जाता है कि अगर कोई इशू का मैटर ऐसा है कि वो फ्रेम होने से रह गया है, तो किसी भी स्टेज पर वो मामला रेज किया जा सकता है और इशू फ्रेम करवाया जा सकता है। ये बात 1992 PLD सुप्रीम कोर्ट, पेज है 180, इसमें ये कही गई थी। और अगर डिफेंडेंट प्लीडिंग के अंदर किसी फैक्ट को एडमिट कर लेता है या दौरान शहादत ही उसको एडमिट कर लेता है, देन जीरो इशू फ्रेम, कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीडिंग के अंदर जब बात ही आ गई है, किसी फैक्ट को तस्लीम कर लिया है प्लीडिंग के अंदर, तो उस पर इशू फ्रेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जवाब दावा में वो बात उसने तस्लीम कर ली है। जब क्लेम ही तस्लीम शुदा हो गया तो उस पर इशू फ्रेम का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात मुख्तलिफ केसेस लॉ में डिस्कस की गई। 2007 CLC, पेज है 1885 है, और 1994 CLC, पेज है 8779। उसके बाद इशू फ्रेम करवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई, खारिज हो जाए, तो खारिज इशू फ्रेम करवाने के लिए एप्लीकेशन का खारिज हो जाना, दूसरी दरखास्त बराए इशू फ्रेम किए जाना, कोई पाबंदी नहीं है, कोई बार नहीं है। जनाब आप दोबारा भी दे सकते हैं इशू फ्रेम करवाने के लिए एप्लीकेशन। एक दफ़ा खारिज हो, दूसरी दफ़ा दे दें, फिर खारिज हो जाए, फिर दे दें, एप्लीकेशन दी जा सकती है। और अगर रॉन्गली गलत इशू फ्रेम हो गए हैं, देन आप निगरानी में जा सकते हैं। ये बात तय की थी 2007 CLJ, पेज है 823 में। उसके अंदर इशू फ्रेमिंग के अंदर अगर कोई नुक्स रह गया है, कोई ऐसा नुक्स रह गया है जो सामने बाद में आया है, जबकि फैसला हो गया है, अदालत ने फैसला कर दिया है, तो वो फैसला है जो
अदालत कर चुकी है वो गैर कानूनी नहीं होगी, क्योंकि आप ये बात सामने पहले आनी चाहिए थी। 2007 CLC पेज है 1771, इस पे ये डिस्कस करता है। और अगर फ्रीकैन बाहम मुतनाज़िया अमूर से वाकिफ़ हो, दोनों फ्रीकैन को पता है कि हमारे दरमियान मुतनाज़िया फैक्ट्स कौन कौन से हैं, उन दोनों को पता है, तो उन्होंने इन अमूर पर शहादत भी दी हो, लेकिन शहादत के ऊपर शहादत भी आ गई है, इशू फ्रेम ना करना फिर फैक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को पता है और उन्होंने उन इश्यूज़ के ऊपर शहादत भी पेश की है। अब इशू फ्रेम ना करना जो है वो फैक्ट नहीं है। अब वो जो मामला डिग्री की सूरत में सामने आ गया है, कोई मसला नहीं है, वो गैर कानूनी फैसला नहीं है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो केसला हैं उनमें चंद एक हैं। 1992 MLD पेज है 482 है। उसके बाद 2003 PLD सुप्रीम कोर्ट पेज है 271, इसी बात को सपोर्ट करती है। और शहादत फ्रीकैन मुकम्मल कर लेने के बाद किसी इशू से मुतल्लिका ओनस ऑफ प्रूफ की कोई अहमियत नहीं है। ये बात कही गई है 2006 SCMR पेज है 586 में और 2007 CLC पेज है 1282 में। और उसके अलावा भट्टी साहब, मुनासिब इशू फ्रेम ना होने की सूरत में अदालत अपील जो है, एपेलेट कोर्ट जो है, वो केस को रिमांड कर सकती है या खुद भी इशू फ्रेम कर सकती है, क्योंकि गलत इशू फ्रेम किए हैं, मुनासिब नहीं है। तो अब अपील का मामला चल रहा है तो केस रिमांड करेगी एपेलेट कोर्ट जो है, या खुद भी इशू फ्रेम करके भी दे सकती है कि ये इशू मुनासिब फ्रेम ही नहीं किए गए थे जो केस अपील में चल रहा है, ये वापस रिमांड किया जाना करीने इंसाफ है, ताकि दोबारा इस पे इशू फ्रेम किए जाएं। और वो खुद भी, उसके पास एपेलेट कोर्ट के पास इख्तियार है, वो खुद भी इशू फ्रेम कर सकती है। ये बात कही गई थी 2001 SCMR पेज है 772 में और 2007 YLR पेज है 2472 में। उसके बाद एक बड़ी टेक्निकल और बड़ी अहम सी प्रोविजन है जो हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं सिविल प्रैक्टिस में, वो ये है कि ऑर्डर 14 के अलावा एक अगला ऑर्डर है ऑर्डर 15। उसका रूल 1 है कि अगर माबैन फ्रीकैन कोई इशू मुतनाज़ा ही नहीं है, जो दावा आया है मदई की तरफ से, जवाब दावा उससे मुतनाज़ा है ही नहीं, बल्कि वो तस्लीम करता है, जो मुद्दा है डिफेंडेंट तस्लीम करता है, कोई मुतनाज़ा अमर उस प्लीडिंग में पाया ही नहीं जाता, तो अदालत पहली तरीके पेशी के ऊपर ही केस का फैसला करने का इख्तियार रखती है। ये स्टैट्यूट कह रहा है ऑर्डर 15 रूल 1, कोई मुतनाज़ा अमर ही नहीं है पीछे। ये बात मुख्तलिफ केसला में भी रिपोर्ट की गई है। 2007 CLC पेज है 1885 में और 2006 CLC पेज है 1161 है। उसके बाद जवाब दावा या दावे के अंदर कोई मुतनाज़ा फैक्ट जो है वो उस सामने नहीं आया, उस पर इशू फ्रेम भी नहीं किया गया, तो जो शहादत है उस केस की, उसके ऊपर जो है मामले को फैसला किया जा सकता है। ये बात एक केसला में रिपोर्ट की गई है 2008 MLD पेज है 259 में। और एक और टेक्निकल सा बात है कि एक इशू के अंदर उठाया गया जो पॉइंट है वो दूसरे इशू के अंदर मिक्स नहीं किया जा सकता। हर इशू जो है एक मुतनाज़ा अमर को एक्सपोज कर रहा होता है, एक इशू के अंदर उठाया गया जो पॉइंट है उसको दूसरे इशू के अंदर मिक्स नहीं किया जा सकता। ये बात कही गई थी 2006 CLC पेज है 297 में। उसके बाद एक और चीज है कि रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइंडिंग इशू वाइज अंडर ऑर्डर 14 रूल 5 CPC इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशन है, वहां पे भी मे एट एनी टाइम
ठीक है। और उसके बाद द कोर्ट मे आल्सो एट एनी टाइम बिफोर पासिंग ए डिक्री स्ट्राइक आउट एनी इश्यूज, मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी मैटर है। और अगर किसी प्राइमरी इशू का फैसला करने से तमाम केस का फैसला हो जाता, सामने आ जाता है कि एक प्राइमरी इशू है, अगर इसको हल कर लिया जाता है इस इशू को, तो तमाम केस का फैसला हो जाएगा। तो सबसे पहले इस इब्तदाई इशू जो है, जो प्राइमरी इशू है, उसका फैसला करना चाहिए। ये बात कही गई थी 2006 MLD पेज है 187 में। इशू वाइज फाइंडिंग देने का जो मामला है वो ट्रायल कोर्ट के ऊपर है, एपेलेट कोर्ट उसकी पाबंद कतई नहीं है। अगर ट्रायल कोर्ट किसी मामले के ऊपर इशू फ्रेम नहीं करती तो उससे कंसर्न एप्लीकेशन मूव की जा सकती है ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत, उसको अमेंड करवाने के लिए, ऐड करने के लिए या स्ट्राइक आउट करने के लिए। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट में कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी गई तो दौराने अपील या दौराने निगरानी ऐसी एप्लीकेशन की कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बात कही गई है केस लॉ में जो रिपोर्ट किया गया है 2005 PLJ लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 1496। उसके बाद जनाब ऑर्डर 14 रूल 5 सिविल कोड जो है, कोई भी मुतनाज़िया फैक्ट के ऊपर इशू ऐड करने, उसमें तरमीम करने या किसी इशू को हज़फ करने का इख्तियार मुकम्मल रखती है। इसके ऊपर जो केस लॉ हम पेश कर सकते हैं अदालत में वो है 2005 PLD लाहौर हाई कोर्ट, पेज है 662 में। और अगर अदालत किसी इशू को फ्रेम करने से इनकार कर देती है कि नहीं भाई ये इशू आप फ्रेम करवाना चाहते हैं लेकिन ये बनता नहीं है, इनकार हो जाता है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, तो उस हुक्म के खिलाफ निगरानी होगी। और इसकी सपोर्ट में जो केस लॉ हम दे सकते हैं वो है 2001 YLR, पेज है 231। उसके बाद भट्टी साहब, बड़ी टेक्निकल सी बात है कि किसी इब्तदाई इशू के ऊपर फैसला देने के बाद केस का फैसला करते वक्त इस इशू पर दोबारा फैसला नहीं दिया जाएगा। ये बात कही गई 1992 SCMR, पेज है 846 में। और अगर दावाजात मुख्तलिफ हैं, एक नवीयत के हैं, कंसोलिडेट कर दिए जाएं, अब वो मुख्तलिफ दावाजात एक नवीयत के, एक ही पार्टी से कंसोलिडेट हो गए हैं, तो मुश्तरका इशू फ्रेम किए जा सकते हैं, मुश्तरका इशूज फ्रेम होंगे। ये बात कही गई थी 1999 PLD कराची हाई कोर्ट का फैसला है 354 पेज है। तो जनाब भट्टी साहब, ये है फ्रेमिंग ऑफ इशूज के हवाले से ऑर्डर 14 CPC 1908। अहम चीज़ रूल 1 ही है इसका और रूल 5 है, बाकी भी रूल अहम तो हैं लेकिन बस चल ही रहे हैं। ले जनाब भट्टी साहब, आपने कहा तो जनाब कुछ चीज़ें, ये मेरे पास CPC है सामने, तो उसके हवाले से हमने कुछ डिस्कस कर लिया। तो आपका जनाब वक़्त ज़ाया किया मैंने, अगर सुना है आपने तो आपका शुक्रिया, थैंक यू।